नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अफसरनामा में हमारे साथ एक ऐसे अधिकारी हैं जिनका ओरिजिन तो उत्तर प्रदेश से रहा, लेकिन उनकी प्रशासनिक पृष्ठभूमि या उनकी कर्मभूमि मध्य प्रदेश है। और वर्तमान में वो मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण ज़िले के प्रशासनिक मुखिया का दायित्व निभा रहे हैं। 2010 बैच के वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और इसके पहले कुछ अन्य ज़िलों में भी ये दायित्व उन्होंने निभाया है। बड़े शांत, सौम्य, लेकिन अपने दायित्व को लेकर कमिटेड अधिकारी की उनकी छवि है। तो आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं छिंदवाड़ा के कलेक्टर शीलेंद्र सिंह जी से। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। थैंक यू। नमस्कार जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम पिछली जर्नी की तरफ चलते हैं। तो मैं भी हमीरपुर से जो आपकी यात्रा, वहाँ राठ नाम की एक तहसील, और वहाँ शीलेंद्र सिंह 15-16 साल की उनकी उम्र, तो किस तरह का एक परिवेश घर में था। और वो दौर ऐसा था कि डॉक्टर और इंजीनियर दो ही सपने युवाओं के मन में पलते थे। वो 2024 की तरह एक खुले वातावरण वाला एजुकेशनल पृष्ठभूमि का समय नहीं था। तो थोड़ा सा ज़रा हम आपको यादों के उस गलियारे में ले जा रहे हैं। तो किस तरह की सोच थी आपकी, जीवन को लेकर क्या सोचते थे एक तरुण शीलेंद्र सिंह, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। जब बहुत छोटे थे तो हम लोग गांव में रहते थे। गांव, मेरे गांव है, उसका नाम है मंगरौट, राठ तहसील का गांव था। मिडिल तक के मेरी वहाँ जी। पढ़ाई हुई। गांव में जैसा बच्चे रहते हैं, छोटे, खेलते थे, कूदते थे, परंतु ये कभी सोचा नहीं था कि प्रशासनिक सेवाओं में भी जाएंगे। परंतु जब 8वीं पास किया तो फिर जो तहसील प्लेस था राठ, वहाँ पढ़ाई करने के लिए गए। गांव से सड़क तक आने के लिए हम लोगों को पैदल चलना होता था 3 किलोमीटर। तब हमें बस मिलती थी, वहाँ से बस से बैठ के तहसील प्लेस राठ आते थे। वहाँ से फिर मैंने 9वीं 10वीं की परीक्षा पास की। जब उस समय जैसा आपने कहा कि क्या सोच थी, तो यही था कि पहले पढ़ाई कर लें। क्योंकि मैथ मेरा ठीक था, तो ये था इंजीनियर बन जाएंगे या फिर कुछ और इस तरह की जो नौकरी है उसमें चले जाएंगे। परंतु भारतीय प्रशासनिक सेवा या प्रशासनिक सेवा में आने का ऐसा कुछ बात नहीं थी। परंतु जब 12वीं पास किया वहाँ से, राठ से, जो BNV इंटर कॉलेज वहाँ होता था, उसके बाद फिर हम लोग प्रयागराज पढ़ने के लिए मैं और मेरा दोस्त गए। तो हम पहली बार ट्रेन में बैठे हुए थे। मैंने कभी उसके पहले ट्रेन में भी जर्नी नहीं की थी। तो ओ। ट्रेन से गए। जी जी जी। हाँ। वहाँ जा कर के फिर हम लोगों ने जी। एडमिशन के फॉर्म्स लिए BSc के लिए। तो BSc में वहाँ एडमिशन लिया प्रयागराज विश्वविद्यालय से। फिर वहाँ पे BSc किया, वहीं से फिर MSc करनी पड़ी। जब हम लोग BSc कर रहे थे तो भी यही था कि इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे BSc के साथ साथ। परंतु जहाँ मैं रहता था तो देखा कि वहाँ लोग UPSC और PSC की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद भी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो फिर मेरा मन बदला कि क्यों ना हम सीधे ग्रेजुएशन करके ही इसमें चले जाएं, क्यों इंजीनियरिंग के लिए इतना समय बर्बाद करेंगे। तो फिर वहाँ से जब BSc करी, फिर मुझे लगा कि मैं UPSC या PSC डायरेक्टली देता हूँ तब, परंतु उम्र नहीं थी। तो फिर मुझे MSc उस समय करना पड़ी, क्योंकि 19 ईयर्स की ही एज थी उस समय। तो MSc भी की। MSc में फ़िज़िक्स से मैंने प्रयागराज विश्वविद्यालय से की, और फिर वहाँ पे अपना बैच में टॉप भी किया। वहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ उस समय का। फिर वाह। परीक्षाएं दी यहाँ MP में। PSC का एग्ज़ाम निकला 93 में, तो उसको मैंने जब दिया तो उस बैच में भी मैं अपने बैच का टॉपर हूँ। इस तरह से मैं यहाँ सेवाओं में आया। बाद में प्रमोशन होकर के 2010 बैच जो मुझे मिला, तो अभी मैं उस तरीके से यहाँ पर हूँ। शीलेन जी, आपने जैसा बताया कि जिस बैकग्राउंड से आप रहे, कि ट्रेन में भी आप पहली बार तब बैठे जब आपकी विश्वविद्यालय की यात्रा शुरू होने वाली थी। जी। जब आप कॉलेज में आने वाले थे तब आपने ट्रेन की यात्रा की। हम लोगों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, आपके सामने जो उस समय चुनौती रही होगी, वो होगी कि एक बड़े शहर में, जो कि एजुकेशनल हब माना जाता है न सिर्फ उत्तर प्रदेश का बल्कि देश का, आप वहाँ जा रहे थे। तो अपने आत्मविश्वास को आपने कैसे, राठ तहसील का एक छोटा सा गांव हमीरपुर, वहाँ से निकल कर आप आ रहे हैं प्रयागराज, जहाँ बड़े एग्जीबिशनिस्ट एटीट्यूड के बच्चे विद्यार्थी भी मिलेंगे, जिनकी तमाम बड़ी बड़ी सोच और दृष्टि है। कैसे वो कुछ लड़ाई, कन्फ्रंटेशन हुआ इलाहाबाद प्रयागराज आने पर आपका?
बिल्कुल हुआ, क्योंकि हम लोग गए थे, हमारी पृष्ठभूमि हिंदी मीडियम से थी, वहाँ चूँकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती थी। कॉन्फिडेंस तो था कि हम अच्छा करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ाई में मेरा थोड़ा ठीक-ठाक था जब जी। मैं 9वीं से 12वीं तक था। परंतु वहाँ एक समस्या तो निश्चित आई इंग्लिश वाली, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बीएससी की पढ़ाई होती थी। ये तो जैसा आपने कहा कि ये भावना थी कि यहाँ तो बहुत अच्छे, बहुत बाहर के अच्छे-अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे। तो रहता तो था ही कि मेरे से ज़्यादा पढ़ने वाले होंगे और ज़्यादा ब्रिलियंट लोग भी होंगे। परंतु धीरे-धीरे करके 5-6 महीने जब बिल्कुल समझ में ही नहीं आता था कि हिंदी से, जब मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ाई होती थी, पर कोशिश करते-करते इंग्लिश सीखा, फिर इंग्लिश में पढ़ना सीखा। बाद में जब पहली बार परीक्षा दी बीएससी की, तो बहुत अच्छे नंबर तो नहीं आए, पर हाँ ठीक-ठाक थे, फर्स्ट क्लास थे ही, फर्स्ट डिवीज़न में। उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया कि जो मेरा डर था कि यहाँ बहुत ब्रिलियंट लोग होंगे और मैं तो पता नहीं छोटे से गांव से आने वाला हूँ, पर जब मार्क्स जी। आए और बाकी लोग पीछे हो गए, तो एक और कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर जो फाइनल ईयर में और बेटर मार्क्स आए एमएससी में, तो फिर ये था कि एमएससी में तो कुछ बाहर के भी थे, हैदराबाद के, बेंगलोर के, आंध्रा के कुछ बच्चे थे, दिल्ली के भी कुछ बच्चे थे। उन सब में टॉप करना, वो बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेकर के आए हुए थे। पर जब कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई की तो हो गया, बस अच्छा रहा, जी मेहनत हाँ। की। तो मेरा आपके माध्यम से सब स्टूडेंट से या सभी से यही कहना है कि अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी तरह की बाधाओं को पार कर सकते हैं। जी। लेकिन ये इस आत्मविश्वास रूपी चट्टान पर दुनिया की तरफ से बड़ी चोट होती है। आपको तोड़ने की कोशिश, ये कई बार नियति भी आपकी परीक्षा लेती है कि वो आपके मन पर और मन में केंद्रित आत्मविश्वास पर चोट करती चली जाती है। ऐसा कोई अनुभव आपको याद आता हो विश्वविद्यालय के दौरान या फिर विश्वविद्यालय से निकलने के दौरान, जब आपको लगा हो कि आपके ऊपर भी इस तरह की चोट हो रही है? कहीं से भी हो सकती है, कई बार अपने निकट के लोगों से ही होती है, जो सबसे करीबी मित्र होता है वही सबसे बड़ी चोट करता है। ऐसा कोई अनुभव अगर आप दो चार हुए हों तो? हाँ, होता है। सबसे पहले तो आपके जो रिश्तेदार हैं, आसपास रहने वाले लोग हैं, जैसे मैं जब बीएससी कर रहा था, उसके बाद एमएससी में पहुंच गया, तो 3-4 साल 5 साल हो चुके थे, क्योंकि उम्र उस समय तक नहीं हुई थी। परंतु जो कुछ रिश्तेदार थे, परिचित थे, वो जो मेरे पापा जी थे, उनको ये डिमोरलाइज करते थे, अरे वो तो वहाँ जाके पढ़ नहीं रहा है, बर्बाद हो रहा है, और ये है वो, जो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कई बार पापा जी को भी लगा कि क्या कर रहे हो। तो मैं, चूँकि मेरा फोकस एक ही था, मैंने कोई एग्ज़ाम इसके अलावा दी नहीं, कि मैंने, मेरा था कि मैं बस दूंगा तो सिविल सर्विस ही दूंगा। और तो इसीलिए मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दी। तो थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि इसमें प्री होता है, फिर मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है, टाइम तो लगता ही है। तो जी, वो बिल्कुल आया, सही है। डिमोरलाइज तो करते ही थे लोग कि भाई ये नहीं कर पाएगा, और कैसे वहाँ पता नहीं क्या करता है, ये करता है। तो ये प्रॉब्लम तो आई है निश्चित। बिल्कुल। शैलेंद्र जी, आत्मविश्वास तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कुंजी है, एक बहुत बड़ी चाबी है, जो सफलता रूपी किले का दरवाज़ा खोलती है। लेकिन ये आत्मविश्वास टिकता किस पर है? हमारे अक्सर जो इस कार्यक्रम को देखने वाले युवा एस्पिरेंट्स हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं अखिल भारतीय सेवा में या किसी भी करियर में, वो बहुत देखते हैं इस कार्यक्रम को। वो ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आत्मविश्वास को कैसे इंटैक्ट रखा जाए, कैसे कायम रखा जाए, और इसमें क्या स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता या ईश्वर पर गहरी आस्था, ये भी एक बहुत की रोल प्ले करता है? उसके लिए सबसे ज़रूरी है अपने आप का डर निकालना। ये सबसे ज़्यादा डर रहता है कि मैं परीक्षा दे रहा हूँ, मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, मेरे को लोग क्या कहेंगे, मेरे दुनिया वाले लोग क्या कहेंगे, मेरे नंबर कम ना आ जाएँ। जो ये पहले से फ़ियर साइकोसिस है, फ़ियर साइकोलॉजी है, यस। इससे आपको हमेशा दूर रहना होगा। अगर आपने डर पहले से ही पाल लिया, तो आधा युद्ध आप हार जाएंगे। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। तो मैं हमेशा यही सोचता था कि जो लोग सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, वो भी इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ। तो वो कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। एक तो ये आप में लाना होगा, फियर साइकोसिस से बाहर जाना होगा। साथ ही अगर और ज़्यादा आपको मोटिवेट करना है, तो जो बहुत सारे हमारे लोग हमारे समाज में पहले लोग रहे हैं, जो अच्छा काम किया है, जिन्होंने कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अमर शहीद हैं, या और कुछ जी। ऐसी शख्सियत हैं जिनका आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ के, उनके जीवन परिचय पढ़ करके, उन्होंने कैसे संघर्ष किया, उनसे भी आप ले सकते हैं। हमारा हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कई राजाओं ने बहुत संघर्ष करके अपने राज्य को बहुत विशाल बनाया और अच्छा बनाया, पब्लिक की सर्विसेज की हैं।
इस तरह से मोटिवेट करते रहना चाहिए। मैंने कहा ना कि अगर आप दूसरों को सुनेंगे, दुनिया के बारे में सोचेंगे और अपना कॉन्फिडेंस कम करेंगे तो फिर उससे काम नहीं बनने वाला। आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपको बचा सकता है। मैं हमेशा सोचता था कि जैसे अंग्रेज़ हैं, उनके पास बहुत संसाधन थे, उनके पास जी। पैसा भी था, परंतु हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं उनके पास इतना पैसा नहीं था, उतने संसाधन नहीं थे, परंतु उन्होंने केवल दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत ही अपने देश को आज़ाद कराया। मैं इससे भी इंस्पिरेशन लेता था कि जब वो लोग कर सकते हैं तो मैं ये एग्ज़ाम है ये छोटी सी, इसको कैसे नहीं क्वालिफाई कर सकता हूँ। बिल्कुल। जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मुझे ऐसा भी पता चला है कि आप अपने करियर के आरंभ में छिंदवाड़ा में पदस्थ रहे हैं। तो वो कब की बात है और उस दौर में छिंदवाड़ा आपने जो देखा होगा तब और सुंदर होगा। छिंदवाड़ा आज भी बहुत सुंदर है। प्राकृतिक सुरम्यता ने बहुत तरीके से छिंदवाड़ा को कुदरत की सुंदरता दी है। तो आप जब रहे और उस समय तो ये सोच कभी रही भी नहीं होगी कि एक दिन प्रशासनिक मुखिया बनकर भी यहाँ आऊँगा, और आज वो घड़ी है कि जब आप यहाँ प्रशासनिक मुखिया के तौर पर हैं। कैसा था वो समय, कब की बात है ये? मैं 96 जनवरी में यहाँ मैं प्रोबेशनर के रूप में पदस्थ हुआ था। यहाँ 96 से 99 तक यहाँ पे था। उस समय निश्चित है बहुत कम संसाधन थे, टेलीफोन भी बहुत मुश्किल से मिलते थे, व्हीकल्स तो थी ही नहीं, ऑफिसेज में भी हम लोगों के पास टाइपराइटर बड़े मुश्किल से मिलते थे। अब तो कंप्यूटर्स और वो सारी चीज़ें हैं। जो अगर आपने जो प्राकृतिक सुंदरता की बात की तो पहले निश्चित तौर पे यहाँ ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट था, हरियाली थी। उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। टेम्परेचर पहले बहुत कम होता था, जी। अब थोड़ा सा उसमें बदलाव है। वर्क कल्चर की अगर मैं बात करूं तो पहले जो वर्क कल्चर था वो थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट निश्चित हुआ है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में भी देखता हूं कि पहले से छिंदवाड़ा काफ़ी बदल गया है, जो पहले नहीं था। अभी लोगों की सोच है अपने आप को आगे ले जाने की। वो उस समय थोड़ा सा एक ये सोच थी कि जैसा है जितना है वही ठीक है। वो बदलाव है, बस ये तो है निश्चित तौर पर। निश्चित तौर पर। और उसी समय मुझे लगता है कि आपके अचेतन में कहीं ये बात बैठी थी कि छिंदवाड़ा मैं लौटूंगा ज़रूर, भूमिका कोई भी हो, लेकिन मैं इस ज़िले को, क्योंकि एक कनेक्ट हो जाता है जब आप प्रोफेशनल के तौर पर किसी ज़िले में जाते हैं और 2-2.5 वर्ष आपकी पदस्थापना होती है, तो आपके मन की ये बात ईश्वर ने भी सुनी और आखिरकार आज आप वहाँ एक बड़े निर्णय करने वाले अधिकारी के तौर पर, ज़िले के सबसे बड़े प्रशासनिक मुखिया के तौर पर आप वहाँ मौजूद हैं। एक और युवाओं के लिए मैं आपसे सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। जितना मैं आपके व्यक्तित्व को देख और समझ पाया हूँ, एक धीर गंभीर और शालीनता के साथ आगे बढ़ने वाला अधिकारी के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर मैं आपको पहचान पा रहा हूँ। कई बार जब हम वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें भी हमारी पीठ पर जाने अनजाने में पैठ कर लेती हैं, वो लद जाती हैं हमारी पीठ पर। इसमें गुरूर भी होता है जिसको हम घमंड बोलते हैं, जाने अनजाने में। मैं ये नहीं कहता कि ये लोग ही हमें बताते हैं कि साहब अब आप बदल गए हैं। कई बार व्यस्तता हमारा स्वभाव और चरित्र बदल देती है, तब भी लोग ये कहते हैं कि साहब आप पहले जैसे नहीं रहे, जैसे पहले हुआ करते थे। अब वो ये नहीं समझ पाते कि अब बहुत व्यस्तता है, बहुत चुनौतियां हैं, पहले जैसा समय नहीं है। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि इन सारी चीज़ों से बच के कैसे आगे बढ़ा जाए? जी। ये तो आता ही है क्योंकि आपकी काम की व्यस्तता के कारण आप अपना काम बेहतर जब देना चाहते हो, परफॉर्म बेहतर करना चाहते हो, तो जो हमारे आसपास लोग हैं या जो हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनके साथ हम कम समय दे पाते हैं। तो बोलते ही हैं कि अब वो तो बहुत बदल गए हैं, अब हमें ध्यान नहीं देते हैं, बड़े अधिकारी हो गए हैं, ये है वो है। परंतु मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है, हम लोगों को बहुत ऐसे नहीं लेना चाहिए। उनका अपना सोच है कि वो किस तरह से हमारे बारे में सोच रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने काम के साथ साथ जो मैक्सिमम टाइम ऐसे लोगों को दे सकूँ जो मेरे आसपास हैं या मेरे से बहुत कुछ उम्मीद रखते हैं। क्योंकि जब मैं प्रोफेशनल था तो मेरा एक पीयर ग्रुप था, बहुत सारे लोग परिचित थे, तो अभी भी आते हैं जब मैं कलेक्टर हो गया हूँ तो उनको लगता है कि पता नहीं अब मैं उतना नहीं मिल पाता हूँ, परंतु उनका सोच है कि अब शायद साहब बदल गए हैं। मैंने कहा मेरा पर अपना मानना है कि मेरे पास उतना समय, जब मैं एसडीएम होता था तो थोड़ा ज़्यादा समय होता था, कलेक्टर के पास बहुत सारी और जिम्मेदारियां होने के कारण उतना समय उनको नहीं मिल पाता है। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि उनका ध्यान नहीं देते हैं या उनके बारे में सोचते नहीं हैं या उनकी बेहतरी के लिए नहीं सोचते हैं, ये तो नहीं होता है।
ये ठीक है, उनका अपना सोच है, परंतु इससे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है। मैंने जैसे पहले कहा ना कि दुनिया क्या सोचेगी, दूसरे क्या सोचेंगे, इस पे सोचने के बजाय आप अपने आप पे अगर ध्यान देंगे कि आप क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कहाँ कमी छोड़ रहे हैं, इस ज़िले का और तेज़ी से विकास कैसे हो सकता है, लोगों की समस्याएं और कैसे जल्दी से निराकृत हो सकती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे और कम कर सकते हैं हम लोग, डिपार्टमेंट की जो स्कीम्स हैं उनका क्वालिटी से एग्जीक्यूशन कैसे हो सकता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा ही मिलेगा इनडायरेक्टली। तो मेरा ये हमेशा सोचना रहता है। बिल्कुल बहुत आपने परफेक्ट बात कही। जीवन का एक बड़ा अहम पड़ाव होता है जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, और इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है कि एक से दो होने की जो चुनौतियां हैं वो भी सामने होती हैं, और एक जीवन साथी और एक मित्र के साथ होने से जो जीवन आसान होता है, वो दोनों चीज़ें पैरेलल होती हैं। आपकी जो जीवन संगिनी है वो आपका मतलब वो हाउस वाइफ है या वो भी वर्किंग है? हैं हाउस वाइफ हैं, वो साथ हाउस में ही वाइफ। हैं, रहती हैं जी। अरे वाह! जी, जी। तो एक मैं ज़रूर ये सवाल पूछता हूँ, क्योंकि उन लोगों से, उन व्यक्तित्वों से जो बहुत व्यस्त रहते हैं, तो मेरा ये बड़ा एक पसंदीदा सवाल होता है कि कैसे सामंजस्य आप बिठाते हैं, और इसमें क्या घर का जो विदेश मंत्रालय है वो मैडम ही संभालती हैं, क्योंकि आपके पास उसके लिए बहुत कम समय होता होगा, और नाते रिश्तेदार सबसे संपर्क, उनकी देख रेख, उनसे जुड़े रहने का ये सारा दायित्व तो मैडम ने संभाला है, और कैसे ये समायोजन और उसमें आप दोनों की क्या भूमिका रहती है, किस तरह से? जी। हाँ बिल्कुल है, जो माने नाते रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, ज़्यादातर समय तो मैडम ही संभालती हैं। घर में उनके साथ सामंजस्य के लिए जो मेरा, उनको चूँकि पता है कि इतना व्यस्तता है, उनको कन्विंस भी करते हैं। जब छुट्टी के टाइम होते हैं, जब मिलते हैं, जैसे सैटरडे संडे या अन्य जो वैकेशंस रहती हैं, कभी कभी उनके साथ में घूमने निकल जाते हैं या उनको ले जाते हैं। तो उतना समय भी मतलब फिर हम उनके साथ ही होते हैं उस समय। फिर ऑफिस के टाइम में ज़्यादा बहुत उसमें बातें नहीं होती हैं, केवल घर या रिलेशंस के बारे में ही बात होती हैं, या जहाँ हम घूम रहे हैं उसके बारे में बात होती हैं। तो वो एक वाह! क्वालिटी टाइम देने की हाँ। कोशिश करते हैं कि जितने समय है उनके साथ क्वालिटी टाइम हो। चाहे वो बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है, बेटी है और वाइफ हैं, तो जब ये लोग रहते हैं तो उनके साथ फिर उन्हीं के साथ मिल करके रहते हैं। फिर ऑफिस नहीं होता है हमारा वहाँ पे, ये मैं कोशिश करता हूँ। तो उतने से उनको लगता है कि हाँ, हमें भी पर्याप्त समय मिल रहा है। ये बच्चे आपके साथी हैं, या वो कहीं पढ़ाई के लिए बाहर हैं, या जॉब के लिए भी जा चुके हैं वो बाहर? मेरा बेटा आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस से करके जॉब में जा चुका है, बेंगलोर में है। बेटी नोएडा में है, जो निफ्ट गांधीनगर से उसने किया है। तो नोएडा में अभी वो काम कर रही हैं। राहुल मिश्रा डिज़ाइनर है उनके साथ में। वाह! वाइफ और वाह! मैं यहाँ पे हूँ, और मेरे पापा हैं अभी, वो भी मेरे साथ वाह! हैं। वाह! बहुत बढ़िया। तो बच्चों ने अपनी ज़िंदगी का अपना मकाम चुना, और ज़ाहिर तौर पर आपने पूरी स्वतंत्रता उसमें उन्हें दी होगी, क्योंकि ये उनका अपना निर्णय है। नहीं तो आमतौर पर हमारे यहाँ भारत में एक परंपरा मान ली जाती है कि जो पिता कर रहे हैं वही आगे भी फॉलो करेंगे, लेकिन आपका व्यक्तित्व और आपकी सोच जो है वो बहुत साफ और अलग दिखती है। युवाओं के लिए ही मैं फिर मैसेजिंग की तरफ आऊँगा। शैलेंद्र जी, ये समय डिस्ट्रैक्शन का है, बहुत सारे विचलन के हमारे पास टूल्स, उपकरण मौजूद हैं, और इसमें सबसे बड़ी चुनौती पैदा की है जब भारत में अर्ली 2000 में इंटरनेट का आगमन हुआ, और इंटरनेट के साथ जब स्मार्टफोन नाम का उपकरण हमारे हाथ में आया, तो इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन की तरफ मोड़ दिया। आज ये मोबाइल जो हमारी बहुत मदद कर सकता है, करता भी है, लेकिन उससे अधिक ये हमारा नुकसान करता है। इसके अलावा आज का युवा अपनी दिनचर्या में इतने दबाव में भी है, जितना समय शायद हमारे आपके समय युवाओं पर नहीं होता था। हम लोग दिन दिन भर क्रिकेट भी खेल लेते थे, और पिटाई भी हो जाती थी, लेकिन बिल्कुल। आजकल के बच्चे न खेलते हैं, और पढ़ाई का एक तनाव लिए इतना आगे बढ़ते हैं कि कई बार वो उनके जीवन के लिए आत्मघाती होता है। क्या कहेंगे आप, कैसे पेरेंट्स की भूमिका हो और युवा भी क्या करें? देखिए, इसमें दोनों तरह की जवाबदारियाँ दोनों पक्षों की हैं। जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को कभी भी बच्चों पे बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, एक। दूसरा, उनको फ्री करना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि आप अपने विचार उन पर ज़बरदस्ती थोपें, क्योंकि किसी बच्चे को, जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखी है कि बच्चे करना कुछ चाह रहे थे, उनके जी। पापा जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज दिया, परंतु बाद में जब उनके जो मनपसंद काम था उन्होंने किया, उसमें बहुत क्वालिटी उन्होंने दी।
तो आप अपने बच्चे पे भरोसा रखें कि उसमें बहुत क्षमताएं हैं, बहुत कैपेसिटी है, बहुत कैपेबिलिटी है कि वो आपका नाम रोशन करेगा, परंतु उसको स्वतंत्रता दीजिए, दबाव मत डालिए, जो उसको अच्छा लगता है वो करने दीजिए। जैसे कि मैंने अपने बच्चों से कहा कि मैं हमेशा उनसे यही कहता था कि आपको जो करना है आप अपनी पसंद का रास्ता चुनिए, कोई ज़रूरी नहीं प्रशासनिक सेवा में आए, हम्म, परंतु उसमें क्वालिटी रखिए। तो क्वालिटी उन्होंने रखी और वो कर रहे हैं। जैसे कि कंप्यूटर साइंस IIT मुंबई से करना और वहाँ पहुँचना भी आप जानते हैं कि कठिन है, जी। परंतु उन्होंने बहुत इजीली कर लिया इन सब, क्योंकि उसको कोई पसंद थी वो चीज़ करना। हम्म, इसी तरह से मैं सभी पेरेंट्स से भी कहूँगा कि उन पे भरोसा रखें अपने बच्चों पे, और उनकी इच्छा के अनुसार या उनकी जो सोच है या जो चीज़ उन्हें अच्छी लगती है वो करने दीजिए। स्पोर्ट्स में भी आप सोचते हैं कि बच्चा दिन भर खेलता रहता है, अरे भाई स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा अच्छा नाम कमा रहे हैं, सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र धोनी हैं, विराट कोहली हैं, या साइना नेहवाल हैं, PV सिंधु हैं, या बहुत जी। सारे ऐसे स्पोर्ट्स मुक्केबाजी में देख लीजिए, रेसलिंग में देख लीजिए, इंडिया के बच्चे जी। बच्चियां दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, हॉकी है, सब में कर रहे हैं, सब में अपने अपने एरियाज हैं। डांस में आप देख लीजिए कि डांस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बच्चों से मैं ये कहूँगा कि जब आपको लगता है अपने आप को जो स्क्रीन टाइम जो आप कर रहे थे, स्क्रीन टाइम कम से कम करना है। आप हमेशा चेक करिए कि मेरा स्क्रीन टाइम कितना है। वो जितना ज़्यादा आप रखेंगे, आप अपने कैरियर के साथ उतना ज़्यादा खिलवाड़ करें, उसको मिनिमम रखना चाहिए। उससे जो टाइम बचेगा उसको किसी न किसी सब्जेक्ट में पढ़ाने में लगाना चाहिए। अगर आपको रिलैक्स, कई लोग कहते हैं कि मैं इससे रिलैक्स होता हूँ, रिलैक्स कर इससे कभी नहीं होंगे। जब आपका ब्रेन ऑलरेडी थका हुआ है और आप स्क्रीन पे ऑन हो, तो ब्रेन को और ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो रिलैक्स कभी नहीं करेगा, बल्कि और स्ट्रेन ही बढ़ाएगा, स्ट्रेस ही बढ़ाएगा। उसके बजाय आप उसको स्क्रीन को बंद करके कुछ एक नैप ले लेते हैं, नींद का हल्का वो ले लेते हैं, नहा सकते हो, एक शावर ले लीजिए, या कुछ नहीं कर सकते तो कुछ आराम से रिलैक्स हो करके गाना सुन सकते हो, या खेल भी कर सकते हो, खेलने में अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो ज़्यादा आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, बजाय कोई स्क्रीन पे कोई चीज़ आप देख रहे हो। क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ते पढ़ते इतना सारा ब्रेन आपका थक चुका होता है, फिर आप स्क्रीन पे आ जाते हो कोई चीज़ देखने के लिए, वो आपको कभी रिलैक्स नहीं करता है, बल्कि और स्ट्रेस बढ़ाता है। तो स्क्रीन टाइम जितना कम करेंगे और बिल्कुल, पढ़ाई जितना बिल्कुल। ज़्यादा करेंगे वो आपको फ़ायदा करेगा। कंक्लूड करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके जीवन की फ़िलॉसफ़ी जितना मुझे दिखती है वो गीता से अभिप्रेरित दिखती है कि एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। जैसा है जीवन उसे स्वीकार करिए और चरय वेती, चलते रहो। और यही जीवन का ध्येय है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। क्या अतीत में था, क्या वर्तमान में हो रहा है, क्या भविष्य में होगा, इसमें उलझना नहीं। तो आप किस तरह की फ़िलॉसफ़ी को होल्ड करके आगे बढ़ें? मेरा हमेशा अपने जीवन के बारे में सोचना रहता है कि जीवन में आपके पास समय बहुत लिमिटेड है, मैक्सिमम 30 साल 40 साल जो होता है जिसमें आप काम कर सकते हो। बचपन में आपका एक जीवन अलग होता है जो आपके पेरेंट्स के भरोसे होता है। 60-65 साल के बाद आप बहुत ज़्यादा आपका फिजिकली फिट नहीं होते कई बार, तो एक बहुत लिमिटेड पीरियड होता है जिसमें आप कुछ काम कर सकते हो। मेरा मानना है कि समय को बर्बाद करने की बजाय जहाँ पर हैं, कई बार क्या होता है कि पोस्टिंग्स में, ट्रांसफ़र्स में कई लोगों के इधर उधर ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं जो आपके मनपसंद नहीं होते हैं, तो आप उसी में परेशान बने रहते हो कि मेरे मनचाही पसंद पे क्यों आ जाए। मेरा ये मानना है कि जहाँ पर भी हो आप वहाँ बेहतर देने की कोशिश करिए। हर जगह लोगों को ज़रूरत है, जो भी पोस्ट क्रिएट की गई हैं वहाँ पे आवश्यकता है, हर चीज़ हर व्यक्ति की आवश्यकता है। आपको क्वालिटी टाइम देना चाहिए, क्योंकि जो टाइम आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये टाइम जो निकल जा रही है लाइफ में मेरी दोबारा नहीं आने वाला है। इसी तरीके से जब आप किसी काम में हो, किसी ऑफिस में हो, वो टाइम आपकी लाइफ में उतना ही है जितना है आपके पास, जो निकल जाएगा वो आपके वापस नहीं आने वाला है। तो जो टाइम है उसमें बेहतर देने की कोशिश करना चाहिए, बेहतर भारतीय नागरिक बनना चाहिए, बेहतर देश का नागरिक बनना चाहिए, जिससे कि आपका देश तरक्की कर सके। आप बजाय दूसरों की कमियां निकालने के, आप अपनी कमियां देख करके उसको करेक्ट करते रहेंगे तो आपका जीवन निश्चित तौर पे अच्छा होगा और आप देश के बहुत अच्छे नागरिक होंगे। हमारा देश और हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, इससे प्यार करिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए काम करिए। जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना समाज आपको इज्जत देगा, और आपको जब इज्जत मिलेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। बिना काम के, बिना मेहनत के अच्छी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। अगर आपको अच्छी चीज़ें करना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना पड़ेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ पाना है तो नॉर्मल मेहनत से आपको नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत से ही मिलेगी। ये सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। बहुत सुंदर शैलेंद्र जी, बहुत आनंद आया मुझे आपसे बात करके। आपकी एक सारगर्भित टिप्पणियाँ, आपके व्यक्तित्व की गरिमा, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुभकामनाएं आपके भावी
व्यक्तिगत जीवन के लिए भी और प्रशासनिक जीवन के लिए भी बहुत धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर। थैंक यू। तो ये थे 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर मध्य प्रदेश काडर शैलेंद्र जी, जिनकी सारी बातें हमने सुनी और वो उनके व्यक्तित्व के इस चमकदार पक्ष की तरफ हमारा ध्यान खींचती हैं कि आपको अपने जीवन को कैसे प्लान करना है, कैसे नियोजित करना है। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।